Assalamu alaikum. I am Dr. Mariam Marufia Khan, consultant internal medicine. Today, my presentation is about how to approach a patient with chronic diarrhea. It's a very important long case which very frequently asked in FCPS. प्लस बहुत ज़्यादातर हम पेशेंट्स इनकाउंटर करते हैं क्रॉनिक डायरिया के अपनी मेडिकल प्रैक्टिस के दौरान, और ये इसकी अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके डिफरेंशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको बिल्कुल 100% जो है वो इस टॉपिक में क्रॉनिक डायरिया के अप्रोच में तो 100% कमांड होनी चाहिए, बिकॉज ये बहुत कॉमन है और बहुत इजी भी है। जब आप फ्रिक्वेंटली ये केसेस इस तरह से करेंगे, जिस तरह से अप्रोच हम डिस्कस करेंगे, तो ये बहुत ईजी लॉन्ग केस है और बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग केस है। सो स्टार्ट करते हैं इसको। अगेन हिस्ट्री मैंने आपको जो प्रीवियस प्रेजेंटेशन में बताई थी, हिस्ट्री पैटर्न वही होगा, आपने वही नेग्रियोमा करना है, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो मैं लास्ट जैसे जैसे मुझे याद आती रहेंगी मैं बताती रहूँगी। लाइक अगर हिस्ट्री में आपको एक पॉइंट और बताना था कि जैसे अगर पेशेंट एक ऐसी हिस्ट्री के साथ आता है जिसमें उसको कोई क्रॉनिक इलनेस है, अपार्ट फ्रॉम कोमॉर्बिडिटीज़ के अलावा, लाइक अगर वो नॉन केस SLE का है, RA का है, और समथिंग लाइक IBD है, कोई क्रॉनिक इलनेस है, उसको ना मल्टी सिस्टमिक डिजीज़ है। अब उसके साथ अगर वो पेशेंट आया है तो उसकी हिस्ट्री लेने में आपको क्या डिफरेंस रखना है। अब पेशेंट तो डायग्नोस्ट केस है ना, अक्सर पेशेंट खुद बता देते हैं, ठीक है, अक्सर नहीं बताते, आपको ऑल्टरनेटिव्स बताते हैं। अगर पेशेंट ऑलरेडी डायग्नोस्ड है और काफ़ी टाइम से उसको वो डिज़ीज़ है, तो आपने अपनी हिस्ट्री को उस कंडीशन को डायग्नोस करने में नहीं लगाना, ठीक है, क्योंकि ये कोई कमाल नहीं है कि आप डायग्नोस्ड केस को डायग्नोस करें। आपने क्या करना है, अगर आपको ऐसा क्लू मिल गया है या पेशेंट ने खुद बता दिया है कि उसे इतने टाइम से ये बीमारी है, अब आपकी जो हिस्ट्री होगी वो फोकस्ड होगी कि उस बीमारी की जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी, आपने सारी कॉम्प्लिकेशंस को स्क्रीन करना है, ठीक है। और कॉम्प्लिकेशन इट्सल्फ जो डिज़ीज़ की हैं, और कॉम्प्लिकेशन जो सेकेंडरी टू मेडिसिन्स हैं, ट्रीटमेंट इंड्यूस कॉम्प्लिकेशंस, वो भी डिस्कस होंगी सारी। आपकी हिस्ट्री इस पे फोकस होगी, ठीक है। जब कोई पेशेंट एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज़ के साथ आता है तो उसमें जो हिस्ट्री का पैटर्न होता है वो फिर उस डिज़ीज़ के डायग्नोसिस नहीं होता, उस डिज़ीज़ से रिलेटेड जितनी एसोसिएशंस हैं, जितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, कॉम्प्लिकेशन इट्सल्फ डिज़ीज़ की, और ट्रीटमेंट इंड्यूस कॉम्प्लिकेशंस, प्लस पेशेंट की डिज़ीज़ का स्टेटस क्या है, कब क्योर्ड है, ठीक है, अनकंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड है, किन मेडिकेशंस पे है, कब से ट्रीटमेंट स्टार्ट की है। आप सिर्फ बस थोड़ा सा पूछ लें उससे कि डिज़ीज़ स्टार्ट जब हुई थी उस वक्त क्या सिम्टम्स थे और डिज़ीज़ कैसे डायग्नोस हुई थी, दैट्स इट। उसको पूरा डिटेल में नहीं करना होता, आपने डिटेल में जो पोर्शन करना है वो मैंने बताया है, ठीक है। तो ऐसी क्रॉनिक इलनेस में इस तरह आपको लेके चलना होता है। ये एक पॉइंट था जो हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट था। अच्छा, ना अब पेशेंट क्रॉनिक डायरिया के साथ है, ठीक है। आपने अपनी प्रेजेंटिंग कंप्लेन जो ली है वो क्रॉनिक डायरिया के लिए। क्रॉनिक डायरिया का मतलब है कि वो डायरिया दैट इज़ फॉर मोर देन 4 वीक्स। आपने डिसाइड कर लिया कि भाई क्रॉनिक डायरिया मेरी प्रेजेंटिंग कंप्लेन है, अब मुझे इसका लॉन्ग केस करना है। अब OD पारा करेंगे क्रॉनिक डायरिया का, जो भी प्रेजेंटिंग कंप्लेन आप लेते हैं, एज आई हैव एक्सप्लेन इन प्रीवियस प्रेजेंटेशन कि आपको OD पारा कैसे करना है, ठीक है। अब इसमें जो OD पारा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने डिफ्रेंशिएट करना है पहले तो कि डायरिया एक्यूट है, क्रॉनिक है, ठीक है। फिर आपने ये डिफ्रेंशिएट करना है कि डायरिया स्मॉल बावल का है, लार्ज बावल का है, ठीक है। फिर आपने ये डिफ्रेंशिएट करना है कि अगर स्मॉल बावल का है तो मैल एब्जॉर्प्शन को देखना है, ठीक है, पेशेंट में अब तक कितनी कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं। अगर क्रॉनिक डायरिया है तो यकीनन मैल एब्जॉर्प्शन भी होगी साथ में, ठीक है। अब ऑनसेट यही कि सडन है या ग्रेजुअल ऑनसेट है, मैं सब उर्दू में भी आपको बताती जाऊंगी कि आपने ये पूछना है कि जी मोशन जो है वो अचानक शुरू हुए थे या आहिस्ता आहिस्ता करके शुरू हुए हैं। नेक्स्ट ड्यूरेशन, जिससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि एक्यूट है या क्रॉनिक का है, मतलब कब से आपको मोशन है, आखिरी दफ़ा ठीक कब थे। प्रोग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोग्रेशन सिर्फ ये नहीं पूछना होता कि बढ़ते जा रहे हैं, कम हो रहे हैं, बिल्कुल क्वांटिफाई करना होता है। किस तरह से कि आपको शुरू में कितने मोशन होते थे, दिन में 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, और अब कितने होते हैं। मतलब अब पहले अगर 3 दफ़ा थे तो अब क्या 2 दफ़ा हैं या अब 4 दफ़ा हैं, मतलब वो बढ़ते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो आप उसको क्वांटिफाई करें। जो भी चीज़ इस तरह की होती है ना जिसमें प्रोग्रेशन, आपको ऐसे ही पूछना होता है कि आप क्वांटिफाई करें कि पहले कितना होता था और अब कितना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एसोसिएशंस।
आपने डिफ्रेंशिएट करना है ना स्मॉल बावल से लार्ज बावल से, तो आपने पूछना है कि जी साथ में म्यूकस से झाग आता है उसमें, ठीक है, मोशन में कभी खून आया है, मोशन में कभी चिकनाई आई है, यानी कि ऐसे होते हैं कि बहने में मुश्किल होती हो या आराम से बह जाते हैं, पेशेंट आपको बिल्कुल बताते हैं कि बहने का या चिकनाई का बिल्कुल बताते हैं। टेनिसमस, ऐसा तो नहीं होता कि करने के बाद हाजत रह जाती हो। नाइट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई क्रॉनिक इलनेस है, ऑर्गेनिक इलनेस है, तो पेशेंट को नाइट में भी जो है वो, मतलब कि आपको पूरा दिन पूरी रात और दिन में कोई फ़र्क नहीं है, आप नींद से भी उठ के जा रहे होते हैं। नेक्स्ट, इनकंटिनेंस सिवेरिटी को बताएगा कि आपको क्या बाथरूम जाने से पहले ही हो जाते हैं, कपड़ों में हो जाते हैं। एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, अब एग्रीवेटिंग फैक्टर्स में हमने दो चीज़ों को जो है वो देखना है, सीलिएक डिजीज़ को और लैक्टोज इंटॉलरेंस को। एग्रीवेटिंग फैक्टर्स में आपने ये पूछना है कि भाई गंदम की किसी चीज़ खाने से, बेकरी आइटम खाने से ऐसा होता है कि आपका पेट ख़राब हो जाता हो, आपको मोशन लग जाते हो, या दूध पीने से आपकी तबीयत ख़राब हो जाती हो, या आपने महसूस किया है कि जब मैं ये मखसूस चीज़ें खाता हूँ तो मेरा पेट ख़राब हो जाता है, यहीं पे आपने सीलिएक डिजीज़ का सवाल कर लिया, ठीक है। रिलीविंग फैक्टर में आपने ऑस्मोटिक डायरिया का पूछना है कि खाली पेट रहने से इसमें फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता, तो वो बता देगा कि खाली पेट रहने से फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, या दवाइयाँ लेने से फ़र्क पड़ता है, या खुद ही ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपना ऑस्मोटिक डायरिया का भी एक सवाल यहाँ पे पूछ लिया, ठीक है। ये हमारा ओडी पारा हो गया यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिफ्रेंशिएट करें कि स्मॉल बावल है या लार्ज बावल है। जो स्मॉल बावल होता है ना वो वाटरी होगा, लार्ज वॉल्यूम डायरिया होता है, ठीक है। आपने कैसे पूछना है, और लार्ज बावल जो होता है वो भी वाटरी होता है लेकिन वो फ्रिक्वेंट होता है और स्मॉल वॉल्यूम होता है। आपने ऐसे पूछना है कि ज़्यादा तादाद में कम आता है या कम तादाद में ज़्यादा आता है, इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। दूसरा, साथ में आप पूछ लें पेट में दर्द तो नहीं होता, पेट में मरोड़ तो नहीं होती, ठीक है। अच्छा, मेल एब्जॉर्प्शन के क्वेश्चंस भी डिफ्रेंशिएट करते हैं लार्ज बावल को स्मॉल बावल से। स्मॉल बावल में सारे मेल एब्जॉर्प्शन के साइंस और सिम्टम्स होंगे, जबकि लार्ज बावल में डिहाइड्रेशन ज़्यादा होगी, मेल एब्जॉर्प्शन इतनी नहीं होगी, डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स ज़्यादा होंगे। ये क्वेश्चंस मैं आगे बताऊँगी मेल एब्जॉर्प्शन के क्या होता है। अच्छा, दूसरा, लार्ज बावल डायरिया जो होता है ना, जो कोलोन में होता है उसमें ब्लड हो सकता है, ठीक है, वो ब्लडी हो सकता है बिल्कुल, और म्यूकॉइड हो सकता है, ठीक है। और स्टिटोरिया आपको स्मॉल बावल की तरफ मिलेगा। नाउ अब आपका ये ओडी पारा हो गया, ठीक है। आपने यहाँ एक तो जो उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट थी ना उसको अच्छे से आपने पूरा जो मैंने पॉइंट्स बताया उसको एक्सप्लेन कर लिया। अच्छा, ये ओडी पारा आपने पेपर पे मेंशन करना है क्योंकि आप भूल जाएंगे एग्जामिनर को बताते हुए, तो ये ओडी पारा आपको जो पेपर वहाँ प्रोवाइड किया जाएगा उस पर आपने लिखना है। प्लस आपने ये भी डिफ्रेंशिएट कर लिया यहाँ पे कि स्मॉल बावल है, लार्ज बावल है। अब आपने जो सवाल करने हैं ना वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस के करने हैं, और आपने एक एक डिज़ीज़ जो आपकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस की होगी ना उसको आपने एक एक सवाल से रूल इन और रूल आउट करते जाना है। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस की एक लंबी लिस्ट है बट बहुत आसान है, ठीक है। प्रैक्टिस से आप ये 2 मिनट्स में कर लेते हैं, इसमें कोई टाइम नहीं लगता है। सीलिएक डिजीज़ मैंने आपको बता दिया था कि हमने जो क्वेश्चन पूछा था वो एग्रीवेटिंग का, वो सीलिएक से ही रिलेटेड था, ठीक है। उसमें आप ये पूछेंगे कि भाई वीट एलर्जी है, किसी और खाने की चीज़ से एलर्जी है, ठीक है। मेल एब्जॉर्प्शन के क्वेश्चंस मैं आगे बताऊंगी। ऑस्मोटिक डायरिया भी आपने रिलीविंग फैक्टर में पूछ लिया कि खाली पेट रहने से ठीक हो जाता है या नहीं हो जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ट्यूबरक्लोसिस, कॉमन चीज़ों को पहले रूल आउट करेंगे, ठीक है, क्योंकि अक्सर ट्यूबरक्लोसिस ही मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आ रहा होता है। कभी कभार होता है कि कोई एक्सेप्शनल डिजीज़ आ जाए बट मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट में ट्यूबरक्लोसिस ही होता है। तो जो कॉमन चीज़ें हैं उनको पहले रखेंगे। ट्यूबरक्लोसिस, आपने सवाल क्या पूछना है टीबी का, आपने ये पूछना है कि जी ये जो मोशन हो रहे हैं इसके साथ आपको हल्का बुखार रहता है, ठीक है। अक्सर टीबी का बुखार जो है वो लो ग्रेड होता है, इवनिंग राइजिंग होता है। आपने ऐसे पूछना है, ऐसा तो नहीं कि मोशन से पहले आपको हल्का हल्का बुखार रहता हो या पेशेंट कहे कि हाँ मुझे हल्की हरारत महसूस होती है, तो आप पूछेंगे भाई टेम्परेचर चेक करा है कभी, वो बोलेगा नहीं चेक नहीं करा, या करा भी है तो आप पूछेंगे 100 से ऊपर था या 100 से नीचे। ये बहुत एक वेग क्वेश्चन है, अक्सर पेशेंट्स थर्मामीटर यूज़ करते हैं, अक्सर नहीं यूज़ करते, तो आप वेग क्वेश्चन कर लें कि भाई 100 से अबव है, 100 से नीचे, लो और हाई ग्रेड को ऐसे डिफरेंस कर लें। तो टीबी का पेशेंट बताएगा कि भाई 100 से नीचे होता है, जिस्म गर्म रहता है। हल्का बुखार आपने पूछ लिया। अच्छा, इसके साथ आप पूछ लें कि भाई टीबी कहीं और से तो नहीं आया, कि आपको खांसी बलगम तो नहीं है साथ में, सीना ख़राब हो, खांसी बलगम हो रहा हो,
ठीक है, या आपको पहले कभी टीबी हुई है, अभी यहीं पूछ लें आप कि उसको पहले कभी टीबी हुई है, या उसके घर में किसी को टीबी है, या किसी को, या जहाँ वो काम करता है या जहाँ उसका आना जाना है वहाँ किसी को टीबी हो और उसका आना जाना हो। ठीक है, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी इस तरह से हो जाएगी। और प्रीवियस टीबी का भी आपने ऐसे ही पूछना है कि भाई आपको कभी टीबी हुई है, आपके घर में किसी को टीबी है, या आप जहाँ काम करते हैं वहाँ किसी को टीबी हो जिसके साथ आपका उठना बैठना हो। ठीक है, टीबी कॉन्टैक्ट हो गया, टीबी की हिस्ट्री हो गई, प्लस आपको वज़न में कमी महसूस हो रही है। ठीक है, जिस में कहीं गिल्टी महसूस हो रही है। अब लिम्फोमा, जो जीआईटी लिम्फोमा, मैंने थर्ड डिफरेंशियल यहाँ पे रखा है, जीआईटी लिम्फोमा, उसके और टीबी के सवाल एक जैसे ही होते हैं। आपने यही पूछना है कि भाई बुखार रहता है, ठीक है, जिस में कहीं गिल्टी महसूस होती है, ठीक है, वज़न में कमी हो रही है, भूख ख़त्म हो गई है। ठीक है, भूख ख़त्म हो गई है। और इसके अलावा आपने पूछना है कि पसीने ऐसे आते हों कि कपड़े गीले हो जाते हों, ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स। ठीक है, लिम्फोमा के लिए तो टीबी और लिम्फोमा के सवाल एक जैसे ही होते हैं तकरीबन। ठीक है, अब आ जाओ एचआईवी के लिए आपने लेना है हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर की डिटेल्ड हिस्ट्री, और ये हिस्ट्री आपने ऐसे ही लेनी होती है। आपने पेशेंट को पहले बोलना होगा कि मैं आपसे कुछ ज़ाती सवाल करूँगी, मुझे उसमें आपका ताउन चाहिए, आप बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन ये आपकी बीमारी से मुतालिक बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और मुझे इसमें आपका ताउन चाहिए। वो कह देगा जी आप ले लें। अब आपने क्या पूछना है, शुरू कैसे करना है कि आप कोई किसी किस्म का नशा करते हो, पान, छालिया, गुटखा। आपने सिर्फ नशा का पूछ के चुप नहीं हो जाना, आपने एक एक चीज़ को पूछना है। ठीक है, सिर्फ ये पूछ के नहीं बैठ जाना कि भाई कोई नशा करते हो नहीं करते हो, दैट्स इट, नो। ईच एंड एवरीथिंग आप पूछें उससे कि आप पान खाते हैं, छालिया, गुटखा, सिगरेट, चर्च वाली, बगैर चर्च की सिगरेट, इलेक्ट्रिक सिगरेट, अगर यंग लड़का है, ठीक है, कोई यंगस्टर है, ठीक है, कोई मिडिल एज है, तो आप पूछें भाई इलेक्ट्रिक सिगरेट तो नहीं पीते, शीशा तो नहीं पीते। ठीक है, फिर उसके अलावा कोई देर तक रात में जागने वाली दवाई तो इस्तेमाल नहीं करते हैं, एम्फीटामिन्स। ठीक है, किसी भी किस्म का कोई नशा इस तरह का। दूसरा, कोई इंजेक्शन तो नहीं लगाते नशे वाले, नशे वाली सुइयाँ तो कभी इस्तेमाल नहीं करी। ठीक है, शराब नोशी कभी की हो। और इस तरह आप पूछें कि अगर वो हैबिचुअल नहीं है, मना कर रहे हैं हर चीज़ से, तो आप ऐसे पूछें कि ऐसा तो नहीं कि कभी कभार दोस्तों में पी ली हो या दोस्तों में पी लेते हो, रोज़ नहीं पीते हो लेकिन कभी कभार जैसे कभी पीते हो। तो इससे ये भी हो जाएगा कि भाई हैबिचुअल भी नहीं है और ओकेजनल भी नहीं है। अच्छा, फिर आपने पूछना है कि अफेयर्स का, जैसे कि अगर तो शादीशुदा है तो आप ये पूछ लें कि भाई कोई गैर अज़दवाजी ताल्लुकात तो नहीं है, या अगर अनमैरिड है तो आपने कैसे पूछना है कि भाई आपके किसी मर्द या औरत से ताल्लुकात तो नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपने जो है पूरी हिस्ट्री लेनी है। या आप ऐसे ही पूछ सकते हैं कि आपके कभी किसी मर्द या औरत से कोई ताल्लुकात रहे हों, जिस्मानी ताल्लुकात रहे हों। आपने बिल्कुल क्लियर हिस्ट्री लेनी होती है, वहाँ पे हेजिटेंसी नहीं करनी होती क्योंकि इसके मार्क्स होते हैं। लाइक अगर आपका टीबी और एचआईवी का पेशेंट है तो ये हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए। आपने एक एक चीज़ पूछनी है कि भाई आपके कंप्लीट जो है वो सेक्चुअल हिस्ट्री, कंप्लीट ड्रग एडिक्शन की हिस्ट्री। ये स्क्रीनिंग यहाँ पे हो गई एचआईवी की। एचआईवी का अभी भी पूछ सकते हैं कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर आना जाना करते हो, मुल्क से बाहर सफ़र करते हो, ये भी आप पूछ सकते हैं इसमें। लाइक अगर उसकी हाई प्रोफाइल है और ट्रैवल की हिस्ट्री है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एचआईवी में। ठीक है, या ये भी आप पूछ सकते हैं कि इसमें कि भाई कभी खून की बोतल चढ़ी है, कभी कहीं से खून की बोतल चढ़वाई है, ठीक है, या कभी टैटू बनवाए हैं, टैटूइंग का पूछना होता है आपने, टैटू वगैरह बनवाए हैं। ठीक है, अब जार्डियासिस के लिए आप ये पूछें कि भाई कभी कुछ महीने पहले किसी पहाड़ी इलाके में घूमने फिरने गए हो, कहीं कैंप वगैरह लगाया हो। ठीक है, ये आपने जार्डियासिस का ही सवाल कर लिया। देखिए, हर डिज़ीज़ के ना एक एक या दो दो ही सवाल हैं। ठीक है, और आपने ऐसे ही सवाल करने हैं, आपने एक चीज़ के 10 सवाल नहीं करने हैं, आपके पास टाइम नहीं है। आपने मोटे मोटे सवाल करने हैं, मेजर क्वेश्चन, जिससे आप डिज़ीज़ को रूल इन और रूल आउट करें। तो यही वो मेजर क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रही हूँ, और प्रैक्टिस से ये आप भी बहुत फ्रिक्वेंटली पूछ सकते हैं। विपल डिजीज़ क्योंकि मल्टी सिस्टमिक डिजीज़ है, तो आप इसमें पूछें कि भाई इसके साथ सर में दर्द रहता हो, जोड़ों में दर्द रहता हो, आंखें पीली हो जाती हो, ऐसा होता है विपल डिजीज़। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ का आपने पूछना है कि वही ब्लड जो हमने पहले ओडी पारा में कर लिया कि इसके साथ ब्लड तो नहीं आता। ठीक है, दूसरा कमर में दर्द रहता हो, आंखें लाल हो जाती हों, मुंह में छाले होते हों, पखाने की जगह पे छाले होते हों, क्रोन अल्सरेटिव के, ये सवाल हो गए। कार्सिनोइड बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्सिनोइड और फ्यूक्रोमोसाइटोमा आपने एक साथ पूछना है। कैसे कि जब आपको मोशन होते हैं तब आपकी सांस में सीटी की आवाज़ें आती हों, चेहरा लाल हो जाता हो, सांस घुटने लगती हो, धड़कन बढ़ जाती हो, बीपी हाई हो जाता हो, ये दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी इसमें। ठीक है, कार्सिनोइड भी और फ्यूक्रोमोसाइटोमा भी। मैन 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि एक केस आ चुका है, लॉन्ग केस, जिसमें पेप्टिक अल्सर डिजीज़ थी पेशेंट को। ठीक है, ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में रिकरेंट अल्सर्स के साथ क्रॉनिक डायरिया होता है।
तो आपको ये सवाल आप इस तरह से करें कि आपके मैदे में जलन तो नहीं रहती, तेज़ाबियत का मसला तो नहीं है कि बार बार मैदे में ज़ख़म बन जाते हो जिसके लिए आप एंटीबायोटिक्स लेते हो। ठीक है, बस एक सवाल पूछना है और वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपकी थॉट्स क्या हैं। आपको सिर्फ उसको ये बताना है कि यू आर वर्क, मतलब आपका थॉट प्रोसेस है, आपके जहन में ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ आपके लिए आपने कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर की हिस्ट्री देखिए हर लॉन्ग केस में लेनी होती है, उसके लिए 14 सवाल हैं। जैसे आप उससे पूछेंगे भाई बाल गुच्छों की सूरत में तो नहीं गिरते, धूप में जाने से चेहरा लाल हो जाता है, छोटे जोड़ों में दर्द रहता है, मुंह में छाले रहते हैं, जल्द में खिंचाव महसूस होता है, पिघलने में तकलीफ़ होती है, मुंह खुश्क रहता है। ये आपने कनेक्टिव टिश्यू की हिस्ट्री सारे लॉन्ग केसेस में करनी होती है, इसमें भी करेंगे क्योंकि सिस्टमिक स्क्लेरोसिस में क्या होता है, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ की वजह से डायरिया होता है। एंडोक्राइन की हिस्ट्री सब में करनी होती है, हर लॉन्ग केस में करनी है आपको। आपने डायबिटीज़ का क्या पूछना है कि आजकल ज़्यादा पेशाब आ रहा है, ज़्यादा भूख लग रही है, ज़्यादा प्यास लग रही है, तो ये डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग है क्योंकि डायबिटिक डायरिया भी होता है। अच्छा, नेक्स्ट ड्रग्स हो गई कि भाई आप मुस्तकिल तौर पे कोई दर्द की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हो, कोई मैदे की दवाई लेते हो। अगर शुगर पेशेंट है तो क्या मेटफॉर्मिन लेता है जिसकी वजह से उसका पेट ख़राब हो रहा है। ठीक है। जीआईटी सर्जरी में आपने पूछना है कि भाई कभी कोई पित्ते का ऑपरेशन कराया है, कोई पेट की सर्जरी कराई है, क्योंकि कॉलीसिस्टेक्टमी के बाद भी बाइल एसिड डायरिया होता है पेशेंट को। इस्केमिक कोलाइटिस का आपने जब पूछना है जब पेशेंट ओल्ड एज है, मिडिल टू ओल्ड एज है, या उसके रिस्क फैक्टर में हाइपरटेंशन और इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, तब पूछें तो ज़्यादा बेहतर है। आपने देखिए मैं आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस बता तो रही हूँ सारे, और आपने पूछने भी होते हैं, लेकिन इनको ना ऊपर नीचे करना अब आपका काम है। ठीक है, वो आपने पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। यंग पेशेंट में डिफरेंशियल डायग्नोसिस शफल हो जाएंगे, ओल्ड पेशेंट में शफल हो जाएंगे, तो ये शफलिंग आपने खुद करनी है। ये आप जितनी हिस्ट्रीज़ लेंगे ना क्रॉनिक डायरिया की, तो आपका माइंड खुद ही प्रोसेस करेगा और वो खुद ही आप शफल करेंगे कि मुझे कौन सा डिफरेंशियल डायग्नोसिस पहले पूछना है, कौन सा बाद में पूछना है। अब अगर एक यंग लड़के में आप इस्केमिक कोलाइटिस पहले पूछेंगे तो ये एक नेगेटिव इंप्रेशन है कि आप रट्टा मार कर आए और आप पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये थॉट प्रोसेस खुद से करना है। अगर मिडिल टू ओल्ड एज पेशेंट है, हाइपरटेंसिव है, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, बाईपास है, तब तो ये बन रहा है ना कॉन्सेप्ट कि हाँ आप इस्केमिक कोलाइटिस हो सकता है। ठीक है, तब आप उसमें ये पूछ सकते हैं सेकंड नंबर पे कि भाई इस्केमिक कोलाइटिस ऐसा तो नहीं है कि साथ में जो है वो सांस फूल जाती हो और खून आ रहा हो। ठीक है, और धड़कन बेतरतीब रहती हो। AFib के साथ होते हैं पेशेंट्स। ठीक है, और यह मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो आप इस तरह पूछ सकते हैं कि दिल की धड़कन का मसला रहता हो, धड़कन बेतरतीब रहती हो, और साथ में फिर इस तरह से ब्लडी डायरिया हो रहा है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आप यंग टू मिडिल एज में पूछ सकते हैं कि भाई आपको ज़्यादातर बेचैनी, घबराहट रहती है, आपके मिजाज में तब्दीली हो रही है, आप परेशान रहते हैं, मायूसी, उदासी की कैफियत है, साइकेट्रिक हिस्ट्री। ठीक है। क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस आप पूछे कि बार बार पेट में दर्द होता है जो कमर की तरफ जाता हो। ठीक है, और आगे बैठ झुकने से ठीक हो जाता हो। हाइपरथायरॉयडिज्म मैंने कहा एंडोक्राइन की हिस्ट्री हर लॉन्ग केस में लेनी है जिसमें डायबिटीज़ आता है, थायराइड आता है। ठीक है, तो हाइपरथायरॉयड आप ऐसे पूछ लें। हाइपो और हाइपर किस तरह पूछते हैं कि भाई ज़्यादा सर्दी ज़्यादा लगती है, गर्मी ज़्यादा लगती है, मोशन ज़्यादा रहता है, कब ज़्यादा रहता है, खाना सही खाते हैं फिर भी वज़न कम हो रहा है, या खाना कम खाते हैं फिर भी वज़न बढ़ रहा है। ठीक है, जल्द बहुत खुश्क रह रही है, बाल गिरते जा रहे हैं। ठीक है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, नींद नहीं आती है, हाथ गीले रहते हैं, बहुत पसीना आता है। तो ये आपने जनरल स्क्रीनिंग कर ली, ये सब में करनी होती है। सही है, तो यहाँ मेरे डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो गए। ठीक है, इससे आगे क्रॉनिक डायरिया आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, आपकी डायग्नोसिस इन्हीं में से ही कहीं निकलेगी, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ट्यूबरकुलोसिस होती है या IBD होती है। इससे हट के बहुत ही रेयर है कि इससे हट के कुछ आए, लेकिन आपने ये सारे डिफरेंशियल्स पूछने होंगे और उनको शफल खुद से करना होगा। अब रिस्क फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ रिस्क फैक्टर्स तो मैंने पहले ही पूछ लिए, जैसे कि एवी ड्रग एब्यूज़र, एडिक्शंस, हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिए। फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है कि भाई ख़ानदान में किसी को पेट की बीमारी तो नहीं है, पेट का कोई मसला तो नहीं है, आंतों का कैंसर तो नहीं है। ठीक है, घर में किसी और को तो नहीं है, बाकी बहन भाई ठीक हैं, अम्मी अबू ठीक हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मैंने पहले पूछ लिया। रेडिएशन एक्सपोजर कि आपको कभी शुआएँ तो नहीं लगी हैं। नेक्स्ट, अब लेट सपोज कि आपने अब यहाँ पे ना आपके डिफरेंशियल्स बन जाने चाहिए, चाहे 4 बने, चाहे 3 बने, चाहे 2 बने। ठीक है, आप पेपर पे छोटे छोटे जो भी आपके माइंड में चल रहा होगा वो डिफरेंशियल्स आप कॉर्नर पे लिखते हैं। ठीक है, अब आपने जो फर्दर हिस्ट्री लेनी है ना, कॉम्प्लिकेशंस, वो उस डिज़ीज़ की लेनी है, उस डिफरेंशियल डायग्नोसिस को कवर करना है। लेट सपोज मैंने आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाई है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। ठीक है,
अब मेरे जहन में आईबीडी टॉप पे है, सेकंड पे मैं टीबी रखूँगी, ठीक है। अब मैं अपनी कॉम्प्लिकेशंस को ना उसी हिसाब से उसी से रिलेटेड मैंने कॉम्प्लिकेशन करनी है, और कॉम्प्लिकेशन बेसिकली सिस्टमिक इंक्वायरी है। मैं रैंडम नहीं पूछूंगी, जो मेरे माइंड में डिजीज डिफरेंशियल्स होंगे मैं उन्हीं पे ही अपनी कॉम्प्लिकेशंस और सिस्टमिक इंक्वायरी जो है वो लेके चलूँगी। अब अगर मेरे जहन में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ टॉप पे मैं रख रही हूँ तो मैं यूवाइटिस तो मैं हेड टू टो चलूँगी। बेस्ट ये होता है कि जब भी आप कॉम्प्लिकेशन से सिस्टमिक इंक्वायरी को कवर करें तो आप हेड टू टो चलें, इससे आप ना भूलते नहीं हैं। अब जैसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ और टीबी दोनों साथ साथ लेके चलते हैं कि हमने हेड से स्टार्ट किया, ठीक है। हेड में क्या मिलेगा टीबी में? TBM, ट्यूबरक्लोमास। तो आप पूछें कि भाई कभी कोई झटका तो नहीं आया? कभी झटके तो नहीं आते? कभी एक हिस्से पे जिस्मानी कमज़ोरी हुई हो, मुंह टेढ़ा हो गया हो, आधा हिस्सा कमज़ोर हो गया हो, ठीक है, आँखों में मसला हो गया हो, या आपने TBM को कवर कर लिया है, कभी बेहोश हुए हो, ठीक है, TBM कवर हो गया। नेक्स्ट आए आप IBD आइस में यूवाइटिस। यूवाइटिस को क्या पूछें, कभी आंखें लाल तो नहीं हुई, आँखों का कोई मसला तो नहीं हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट ओरल अल्सर्स, मुँह में छाले रहते हो, ये आपने पूछ लिया। फिर आप आ जाएँ चेस्ट पे। चेस्ट की कंप्लेंट्स, अगर आप टीबी भी सोच रहे हैं या आप इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ में एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वो क्या कराता है, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस कराता है, तो आप पूछें सांस में तकलीफ़ तो नहीं होती, सांस तो नहीं फूलती, खुश खांसी और सांस। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के लिए, टीबी के लिए बलगम तो नहीं है, खांसी तो नहीं है, इस तरह आप पूछें। या फेफड़ों में कभी पानी भरा हो, ठीक है, फेफड़ों में पानी भर गया हो कभी, ये भी पूछते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट में कार्डियक का, आप टीबी के हवाले से कार्डियक का क्या पूछ सकते हैं कि जो है वो ऐसा तो नहीं कि उठने बैठने में सीने में दर्द होता हो, पेरिकार्डाइटिस, सीने में दर्द होता हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए आप एब्डोमेन। एब्डोमेन में आपने टीबी की तो वही कंप्लेंट्स होंगी जो आप अपने ऑडी पारा कर चुके हैं, ठीक है। ऑटोइम्यून के लिए एडिसन्स का पूछना ज़रूरी है। अगर आपके माइंड में टीबी है कि आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपकी रंगत तब्दील होती जा रही है, रंगत में गहरापन आ रहा है, एडिसन्स में रंगत में गहरापन आ रहा है, रंगत तब्दील होती जा रही है, रंगत स्याह होती जा रही है, खड़े होकर आपको चक्कर से आते हैं और आप गिर जाते हो, ठीक है, आपको उल्टी मतली रहती हो साथ में, ठीक है, ये आपने पूछना है यहाँ पे एडिसन्स के लिए। अच्छा, दूसरा टीबी अगर माइंड में है तो बैक पेन का आपने पूछना है कि रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता हो, रीढ़ की हड्डी में कोई दाना निकला हो, ऐसा होता हो कि कमर का दर्द करंट की तरह पैरों में जाता हो, ये आपने पूछ लिया। अच्छा, इस तरह अगर आपके जहन में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है तो आप जॉइंट्स पेन का पूछें कि आपको ऐसा तो नहीं कि कमर में दर्द रहता हो, जो कि सुबह उठ के कमर अकड़ी हुई रहती हो, जोड़ों में दर्द रहता हो, घुटनों में दर्द रहता हो। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ड्राई कफ हो गया। स्किन लीजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सोरियासिस को कैसे पूछेंगे कि ऐसा तो नहीं कि आपके कहीं पे जो है ना रैशेस हो रहे हों, जो कि छिलके जैसे, सफ़ेद छिलके जैसे, चांदी के छिलके जैसा रैश बन रहा हो, इस तरह पूछते हैं आप सोरियासिस का। इरिथमा नोडुलम का कैसे पूछेंगे कि आपके पैरों में दर्द वाले दाने बन रहे हों, ठीक है, या पायोडर्मा गैंग्रियोसम का कि कोई अल्सर बना हो, ठीक है। यूजुअली अगर ये अल्सर्स होते हैं तो ये प्रेजेंट होते हैं, ये नॉन हीलिंग अल्सर्स होते हैं। पेरिनियल अल्सर आपने पूछ लिया कि पखाने की जगह पे दाने हों, ठीक है, पखाने तकलीफ़ से होता हो। प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलिंजाइटिस का कैसे पूछेंगे कि आपको बार बार आंखें पीली हो जाती हों, पेट में सीधे हाथ की तरफ दर्द रहता हो और पीलिया हो जाता हो। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस का भी यही कि पेट में दर्द रहता हो, ठीक है। अगर फीमेल होगी ना तो उसमें मेनोरेजिया की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि पेशेंट एमेनोरिक हो जाएगी, ठीक है, एमेनोरी हो जाता है और साथ में उसको ऑटोइम्यून फीचर्स भी होंगे यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डायरिया की एसोसिएशन जब आप ओडी पारा कर रहे थे ना तो उसमें आपने वॉमिटिंग्स का भी पूछना था, और एब्डोमिनल पेन और वॉमिटिंग्स का भी। तो अगर वॉमिटिंग्स का पेशेंट बताएगा कि उसको साथ में वॉमिटिंग्स भी होती है तो आप पूछ लें वही वॉमिटिंग्स का छोटा सा ओडी पारा कर लें कि भाई वॉमिटिंग्स कब से हैं, कितनी होती हैं, कितनी क्वान्टिफाई करें, 1 कप 2 कप, प्रोजेक्टाइल नॉन प्रोजेक्टाइल, कंटेनिंग फूड पार्टिकल्स और कंटेनिंग ब्लड, ठीक है, और एब्डोमिनल पेन रिलीफ विथ वॉमिटिंग और नॉट, ठीक है, ये जो छोटा सा वॉमिटिंग का ओडी पारा कर लें आप। अब आ जाए, अब पेशेंट अगर स्टेरॉइड्स ले रहा है, लेट सपोज पेशेंट IBD का नॉन केस है, ठीक है, स्टेरॉइड्स ले रहा है, तो अब आपने स्टेरॉइड्स इंड्यूस, हर वो पेशेंट जो 3 मंथ से ज़्यादा स्टेरॉइड्स ले ले तो वो क्रॉनिक स्टेरॉइड्स में चला जाता है, और अक्सर हमारे पास पेशेंट जो है वो महीनों की हिस्ट्री के साथ आते हैं कि वो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, और बहुत ज़्यादा हकीमी मेडिकेशंस का यहाँ पूछना होता है कि आपको ये सब में सारे लॉन्ग केस में कि हकीमी मेडिकेशंस को यूज़ नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे लोग हकीम की दवाइयाँ ले रहे होते हैं। तो अगर आपको हिस्ट्री मिल जाए कि भाई हकीमी मेडिकेशन की हिस्ट्री पॉजिटिव है, चाहे वो टिपिकल बताए कि चावल के दाने जैसी गोली ले रहा है या नहीं ले रहा है, लेकिन अगर उसने कह दिया कि वो हकीम की दवाई ले रहा है तो अब आप पे फ़र्ज़ है कि आपने स्टेरॉइड इंड्यूस कॉम्प्लिकेशंस को स्क्रीन करना है,
कैसे स्क्रीन करेंगे? बहुत आसान है। कुछ क्वेश्चंस आपने पूछने होते हैं कि जब अगर आपको लग रहा है कि भाई स्टेरॉइड ले रहा है पेशेंट, तो आपने क्या पूछना है कि हड्डियों में दर्द होता है, ठीक है, कमर में दर्द होता है, खासकर हड्डियों में दर्द होता है। ऐसा तो नहीं कि हल्की सी चोट पे किसी हड्डी में बाल आ गया हो, फ्रैक्चर हो गया हो, ठीक है। डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग करनी है, जो मैंने आपको 3 सवाल बताए थे वही हैं। आप ये भी पूछ सकते हैं कभी शुगर का टेस्ट कराया है, कभी खून में या पेशाब में शुगर का टेस्ट कराया है, आप इस तरह भी पूछ सकते हैं। कुशिंग सिंड्रोम का आप एक तो अगर पेशेंट क्रॉनिक स्टेरॉइडिस होगा ना, तो उसके फेस पे कुशिंगनॉइड फीचर्स होंगे, ठीक है, तो एक क्लू ये भी मिलेगा। या अगर कुशिंगनॉइड फीचर्स आपको नहीं भी मिलते, तो आप कुशिंग सिंड्रोम के लिए ये पूछ सकते हैं कि भाई वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, चेहरे पे बाल आ रहे हैं, ठीक है, पेट पे नीले नीले निशान बन रहे हैं, और जल्द जो है वो इतनी हल्की हो गई है कि उस पर आराम से नीले नीले धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है, आप बार बार स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं, ख़ारिश होती है, ठीक है, जो ज़ख़म होते हैं वो देर से भरते हों, ये कुशिंग और जो है उसकी एक स्क्रीनिंग है कुशिंग सिंड्रोम की। फिर फ्रैक्चर्स हो गया, पेप्टिक अल्सर डिजीज़, मैदे में जलन तेज़ाबियत रहती हो, खट्टी खट्टी डकारें आती हों, पेट ख़राब रहता हो। ए वेस्कुलर नेक्रोसिस, क्रॉनिक स्टेरॉइड यूज़ में कि कूल्हे की हड्डी में या घुटने में दर्द होता हो। वेट गेन, आपका वज़न बढ़ता जा रहा है, ठीक है, हिर्सुटिज़म मैंने पूछ लिया। एनीमिया, अच्छा, एनीमिया और गॉल स्टोन्स, अगर मेरे जहन में आईबीडी है ना, तो ये एनीमिया और गॉल स्टोन उससे रिलेटेड है, क्योंकि क्रॉन डिजीज़ में जो है वो गॉल स्टोन्स होते हैं। तो आप ये पूछ सकते हैं कि पित्त में पथरी का मसला तो नहीं है, ऐसा तो नहीं होता कि पेट में सीधे हाथ की तरफ दर्द रहता हो। एनीमिया, एनीमिया का आपने कैसे पूछना है, एनीमिया की स्क्रीनिंग कैसे करनी होती है कि भाई आपको जो है वो जल्दी थक तो नहीं जाते, ऐसा तो नहीं है कि पहले आप ज़्यादा काम करते थे, अब आप काम कम करते हैं, आप जल्दी थक जाते हैं, आपका सांस फूल जाता है, धड़कन तेज़ हो जाती है। अगर वो बोले हाँ ऐसा है, तब आप ये पूछ लें कि भाई कहीं से खून जारी तो नहीं हो रहा। अगर कहीं से खून जारी नहीं हो रहा, तो भाई कहीं काले पखाने या खून की उल्टी तो नहीं है। ऐसा तो नहीं होता कभी खून की बोतल चढ़ाई है पहले, ठीक है, कभी कोई आयरन की टैबलेट्स, कोई आयरन की ड्रिपें लगवाई हो, इस तरह आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं। वरना एनीमिया इटसेल्फ इज़ एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ भी हो सकता है कि अगर पेशेंट को कोई क्रॉनिक इलनेस है तो उसमें एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ हो सकता है। हाँ, अब जो मेल एब्जॉर्प्शन मैंने आपको बताया था ना, तो मेल एब्जॉर्प्शन आप जब भी कंसीडर करें किसी भी पेशेंट में मेल एब्जॉर्प्शन, तो आपको क्या सवाल पूछने होते हैं। आप ये पूछेंगे कि भाई वही कि आपको हड्डियों में दर्द रहता है, ठीक है। दूसरा, जिसम पे नीले नीले धब्बे पड़ जाते हैं, और ब्रोसिस, बोन पेन्स, विटामिन डी एंड कैल्शियम, ब्रोसिस विटामिन के, और ब्लीडिंग विटामिन के कई मसूड़ों से खून आता हो, नाक से खून आता हो। नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए, रात में नज़र कम हो जाती हो। प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस, विटामिन डी अगेन, कि ऐसा तो नहीं कि बाथरूम में बैठ के खड़े होने में मसला होता हो। आपने लोअर लिम्ब का कैसे पूछना है कि बाथरूम में बैठ के खड़े होने में मसला होता है, या सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में मसला होता है, या नीचे बैठ के उठने में मसला होता है। अपर लिम्ब का कैसे पूछना है कि किचन में अगर फीमेल है, किचन में कैबिनेट इस्तेमाल करने में मसला होता है, कंघा करने में मसला होता है, हाथों में दर्द होता है, तो ये अपर एंड लोअर लिम्ब का आपने अलग से पूछना है। जहाँ भी मेल एब्जॉर्प्शन कंसीडर करें, ये मेल एब्जॉर्प्शन की स्क्रीनिंग है। प्लस एक और चीज़ भी कि जब आप क्रॉनिक डायरिया होता है, तो आपने ज़ाहिर पेशेंट को क्रॉनिक डायरिया हो रहा है, उसका जो है ना फ्लूइड लॉस हो रहे हैं बॉडी से, तो आपने ये भी पूछना होता है कि पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, कि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आजकल जो है वो जब खड़े होते हैं, लेट के खड़े होते हैं, तो चक्कर से आते हैं और गिर जाते हैं। पोस्चरल डिजीनेस इंपॉर्टेंट है, इसमें पोस्चरल डिजीनेस इंपॉर्टेंट है। ये आपकी जो है हिस्ट्री हो गई है, ठीक है। ओडी पारा मैक्सिमम मैंने करवा दिया है, ठीक है, यही ओडी पारा होगा आपका। इसमें आपका एंड पे डायग्नोसिस बन जाना चाहिए। अगर तो आपने सही हिस्ट्री ली है और यही सारे पॉइंट्स पूछे हैं, तो पेशेंट कुछ ना कुछ आपको ऐसा बताएगा कि आप अपने डायग्नोसिस तक पहुंच जाएंगे, आपको कोई क्लू मिल जाएगा जिससे आप डिफाइन कर सकें। ऐसा नहीं होता कि वहाँ कोई ऐसा पेशेंट आए जिसकी हिस्ट्री आपको समझ नहीं आ रही हो या हिस्ट्री सही नहीं हो, वहाँ पर प्रॉपर पेशेंट्स होते हैं, ठीक है। अब बाकी हिस्ट्री जो है वो पैम हकफॉस वही है जो मैंने आपको हिस्ट्री के टेम्पलेट में बताया था। आपने पास हिस्ट्री लेनी है, हॉस्पिटलाइजेशन की हिस्ट्री लेनी है। अब यहाँ रेलेवेंट वर्कअप क्या पूछेंगे कि अगर पेशेंट हॉस्पिटल में है तो आपने क्या पूछना है क्रॉनिक डायरिया से रिलेटेड, कि आप जब तक ब्लड आप जो है वो जब से हॉस्पिटल में दाखिल हैं, या जब से आप तक की जो आपकी इलनेस है, इसमें कभी आपकी कोई एंडोस्कोपी हुई है, यानी कि कोई कैमरे वाला टेस्ट जो मुंह से किया गया हो या पखाने की जगह से किया गया हो, पखाने के टेस्ट हुए हैं आपके, ठीक है। आपका कोई सीने का एक्सरे, एब्डोमेन का एक्सरे, एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड, एब्डोमेन का सीटी स्कैन, ठीक है। खून के बहुत सारे टेस्ट हुए हो आपको कोई खून की बोतल चढ़ी हो, आपको वहाँ पे क्या ट्रीटमेंट मिल रही है, कोई ड्रिपें लग रही हैं आपको, ठीक है, या गोलियाँ खा रहे हैं, ठीक है, आपके HIV के टेस्ट हुए हैं, कोई दवाई मुस्तकिल तौर पे शुरू कराई है, निहार मुँह, अगर TB आपके माइंड में तो कोई निहार मुँह गोली शुरू कराई है,
ठीक है, कोई दवाई अगर IBD आपके जहन में तो कोई दवाई पखाने की जगह से शुरू कराइए। तो ये ऐसे आपने जो इन्वेस्टिगेशन अपने माइंड में रख के पेशेंट से ऐसे पूछना है कि उसका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। ये नहीं पूछना है कि आपको क्या बताया डॉक्टर ने, नहीं, आपने इस तरह इनडायरेक्ट क्वेश्चंस करना है। अगर लिम्फोमा है तो आपको कोई शुआएँ या कीमोथेरेपी शुरू की गई हो, कोई ख़ास दवाइयाँ शुरू की गई हों या शुआएँ शुरू की गई हों आपको, ठीक है, ये इस तरह से आपने पूछना है। अब आ जाते हैं की पॉइंट्स पे। मैंने वाइवा कंप्लीट इसका नहीं यहाँ पे स्लाइड्स इसमें ऐड करी हैं। मैंने सिर्फ वो चीज़ें यहाँ पे ऐड करी हैं जो डायरिया के केस में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब वो तो आपको पढ़ना ही है, IBD एज अ लॉन्ग केस आपको प्रॉपर पढ़ना है, ट्यूबरकुलोसिस आपको प्रॉपर पढ़ना है, ठीक है। लेकिन डायरिया के केस में जो चीज़ें पूछ सकते हैं आपसे वो चीज़ें मैंने यहाँ मेंशन करी हैं। जैसे कि इसमें ये है क्लासिफिकेशन ऑफ डायरिया, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लासिफिकेशन जो है ना वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन आप ऐसे याद करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जामिनर्स पूछते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ डायरिया बताएं, तो आप इसमें ऐसे ही क्लासिफाई करेंगे। ये अपडेटेड है 2024 की करंट से मैंने लिया है इसको। जैसे कि ऑस्मोटिक डायरिया है, आप सिर्फ नाम याद कर लें कि भाई ऑस्मोटिक होता है, सिक्रेटरी होता है, और इनमें दो एग्जांपल्स, इन्फ्लेमेटरी है, मेडिकेशंस हैं, मेल एब्जॉर्प्शंस हैं, मोटिलिटी है, क्रॉनिक है, फैक्टिशियस है। मैंने अपने डिफरेंशियल से इसी में से ही लिए हैं। तो ये क्लासिफिकेशन आपको आनी चाहिए कि हाउ टू क्लासीफाई क्रॉनिक डायरिया। नेक्स्ट है कि डायग्नोस्टिक अप्रोच क्या होनी चाहिए क्रॉनिक डायरिया की, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं जनरली कि भाई एक पेशेंट क्रॉनिक डायरिया क्या है, आप बताएं आप कैसे प्रोसीड करेंगे इसमें। तो अब आप इसमें ऐसे ही प्रोसीड करेंगे, ऐसे ही बताएंगे कि आप एक्सक्लूड करेंगे एक्यूट डायरिया को, लैक्टोज इंटॉलरेंस को, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को, वही जो मैंने आपको हिस्ट्री बताई है, मेडिकेशन, सिस्टमिक डिजीज़, ठीक है। फिर आपने क्या कराना है, फीकल ल्यूकोसाइड ऑकल्ट ब्लड टेस्ट कराना है, क्रोनोस्कोपी बायोप्सी, स्मॉल बावल इमेजिंग करानी है। इन केस अगर ये चीज़ें एबनॉर्मल आती हैं तो ये फिर IBD और मैलिग्नेंसी है। अगर ये चीज़ें नॉर्मल आती हैं तो फिर आपने स्टूल इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑस्मोलैरिटी वेट करना है आपने स्टूल का, ठीक है, क्वांटिटेटिव टेस्ट करने हैं। फिर उसके बाद ऑस्मोटिक गैप निकालेंगे, फिर वो इंक्रीज़ हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, एंड वॉट सो ऑन। तो ये आपको ये भी जो है वो CMDT का चार्ट है, ठीक है। आपको ये ऐसे ही बताना होगा सिस्टमिक वाइज। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉक्स में मुझसे पूछा भी गया था कि अल्सरेटिव कोलाइटिस का अगर आपके माइंड में IBD है या आप अपने डिफरेंशियल्स में IBD कहते हैं तो अल्सरेटिव कोलाइटिस की डिजीज़ स्कोरिंग आपसे पूछेंगे। इसको ट्रू लव क्राइटेरिया कहते हैं और ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये क्राइटेरिया जो है वो आपको याद होना चाहिए और ये आपने अच्छे से याद करना है कि माइल्ड, मॉडरेट और सिवियरिटी का क्राइटेरिया, ये भी CMDT का चार्ट है। और ये टॉक्स के स्टेशन में भी जो है वो पूछा था मुझसे, तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट है मार्च क्लासिफिकेशन। सीलिएक डिजीज़ की जो मार्च क्लासिफिकेशन है ये CMDT में नहीं है, लेकिन एग्जामिनर्स पूछते हैं अगर तो मेल एब्जॉर्प्शन का केस है, ठीक है। सीलिएक डिजीज़ जो है ना वो बहुत कम है कि वो एक सोल डिजीज़ की तरह आपके पास एक लॉन्ग केस में आए। हाँ, मेल एब्जॉर्प्शन सीलिएक डिजीज़ एसोसिएटेड, फिर आपको ना आप कोई एक चीज़ नहीं बोलते लॉन्ग केस में ना, आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई लॉन्ग केस में आपने एक डायग्नोसिस बता दी और आप कहें कि नहीं भाई यही है, नहीं। आप हमेशा ब्रॉड टर्मिनोलॉजी यूज़ करें और हमेशा ब्रॉड रखें, गुंजाइश रखें अपने डिफरेंशियल्स में ना, एक पे फिक्स ना हो जाएं। मेरा जस्ट लाइक कि आप ये कहेंगे पेशेंट को हो तो कुछ भी सकता है, मेडिसिन है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल, ठीक है, मेडिसिन में कुछ भी हो सकता है। अगर वो कहें कि ये नहीं हो सकता या ये भी हो सकता है तो आप उसको ऐसे कहें कि ये क्यों नहीं हो सकता, उसका रीज़न दें, ठीक है, और ये क्यों हो सकता है उसका भी रीज़न दें, जस्टिफाई करें। यही आपको करना होता है वाइवा में ना। वो आपको बहुत सारे ऑप्शन देंगे कि आपने इसको टॉप पे क्यों नहीं रखा, इसको सेकंड पे क्यों रखा है, तो आप उसको जस्टिफाई करेंगे भाई, और बहुत सिंपल जस्टिफिकेशन दें, बहुत सिंपल, जो हम वार्ड में दे रहे होते हैं, जो हम वार्ड में कर रहे होते हैं कि भाई ये चीज़ इसलिए नहीं हो सकती और ये चीज़ इसलिए नहीं हो सकती, ठीक है। और हमेशा ब्रॉड टर्म्स यूज़ करें, अपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस में गुंजाइश रखें कि ऐसा नहीं है कि बस यही है तो यही होगा, नहीं। जैसे अगर मेरा ये केस इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज़ का होता तो मैं कहती कि भाई आई वुड लाइक टू वर्क अप फॉर इन्फ्लेमेटरी बावल डिजीज़, कुड बी क्रॉन डिजीज़, कुड बी अल्सरेटिव कोलाइटिस, और मैं ये कह देती कि मोस्ट लाइकली जो है हिस्ट्री सजेस्टिव ऑफ
क्रोन डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है। मैं डायरेक्ट ये नहीं बोलती कि पेशेंट को क्रोन कोलाइटिस है या पेशेंट को अल्सरेटिव कोलाइटिस है, नहीं, मैं कहती इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ एक ब्रॉड टर्म है, ऑलवेज़ यूज़ ब्रॉड टर्म। फिर मैं कहती कि पेशेंट का मैं वर्कअप कराऊंगी ट्यूबरक्लोसिस के लिए भी, क्यों? क्योंकि हम एक एंडेमिक एरिया में रहते हैं, वी ऑल आर एक्सपोज्ड, ठीक है। सो मैं ट्यूबरक्लोसिस को भी वर्कआउट करूँगी, ठीक है। थर्ड में रखती मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, जिसमें मेरा आता सीलिएक डिजीज़, बिकॉज पेशेंट को क्रॉनिक डायरिया है, पेशेंट को मैल एब्जॉर्प्शन हो रही है, पेशेंट वेस्टेड होगा। आप जब एग्जामिनेशन करेंगे या जब हिस्ट्री लेंगे तो पेशेंट वेस्टेड होगा, एनेमिक होगा। क्रॉनिक डायरिया के पेशेंट आपको ऐसे ही मिलेंगे, वेस्टेड, टिपिकल वेस्टिंग होगी, एनेमिक होंगे, ठीक है। उनमें ब्रूसेस भी होगी, पिटाकी भी आपको मिलेंगे और ओरल अल्सर्स भी मिलेंगे। तो ये सब मैल एब्जॉर्प्शन सीलिएक डिजीज़ में फिट होता है। तो आप ये भी रखेंगे कि मैं इसमें साथ साथ सीलिएक डिजीज़ को भी देखूँगी, मैल एब्जॉर्प्शन को भी देखूँगी। और अगर आपको उसकी स्किन डार्क मिलती है, उसकी हाइपर पिगमेंटेशन मिलती है, तो आप साथ में ये भी कहेंगे कि मैं बिसाइड दीज मैं जो वो एडिशंस को भी देखूँगी, एडिशंस का वर्कअप भी कराऊँगी। तो आपने ना इस तरह प्रेजेंट करना होता है ताकि एग्जामिनर को लगे कि आप किसी एक चीज़ पे फिक्स नहीं हो गए जाके, आपके माइंड में ये सारी चीज़ें हैं। और जब भी क्रॉनिक डायरिया का पेशेंट आता है ना, तो आपने मैल एब्जॉर्प्शन भी बोलना होता है, ठीक है। टीबी तो बोलना ही होता है अगर सजेस्टिव है। अगर हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर है या लग रहा है आपको कि कुछ मार्क्स हैं, आईवी मार्क्स हैं, टैटूइंग है, तो आप एचआईवी बोल सकते हैं, वरना एचआईवी इस तरह फर्स्ट पे नहीं बोल सकते आप, अगर तो स्ट्रॉन्ग क्लूज़ नहीं है। अगर हिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग क्लूज़ हैं कि भाई सेक्चुअल हिस्ट्री पॉजिटिव है और इस तरह की हाई रिस्क सेक्चुअल बिहेवियर है, तो आप एचआईवी बोल सकते हैं, वरना एचआईवी कभी भी टॉप पे नहीं रखिएगा। ट्यूबरक्लोसिस आप रख सकते हैं, ठीक है। और फिर अगर लास्ट में बोल दें कि भाई कि एज अ वर्कअप, क्योंकि ज़ाहिर पेशेंट को अगर ट्यूबरक्लोसिस है तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी हमें एचआईवी सीरोलॉजी करवानी है, वायरल हेपेटाइटिस का वर्कअप कराना है, तो वो चीज़ें मैं फिर साथ साथ वो भी कराऊंगी। इस तरह आपने कहना होता है, ठीक है। यही पैटर्न है, चाहे कोई भी डिजीज़ हो, लॉन्ग केस में कोई भी डिजीज़ हो। अगर पेशेंट को फॉर एग्जांपल कोई कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर भी है, तो आप डायरेक्ट एसएलई नहीं बोलेंगे, आप ब्रॉड टर्म यूज़ करेंगे, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, मोस्ट लाइकली एसएलई और आरए। अगर पेशेंट को कोई लिम्फोमा होगा तो आप डायरेक्ट लिम्फोमा का नाम नहीं लेंगे, आप बोलेंगे पेशेंट हैज़ लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर और माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर और हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी। ब्रॉड टर्म यूज़ करें ताकि आपकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में गुंजाइश हो कि उसमें बाकी चीज़ें भी फिट हो सकें। अगर आप डायरेक्ट एक नाम बता देंगे कि भाई इसको नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है, तो मतलब आप हॉजकिन नहीं बना रहे, उसको नॉन हॉजकिन बना रहे हैं, ठीक है। फिर आप खुद ही अपने आप को फंसा रहे हैं ना कि एक चीज़ रख के, फिर आप एंड पे क्या होता है कि वो आपको इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि आप फिर अपनी डायग्नोसिस चेंज कर देते हैं कि जो है कि नहीं, इसको जो है ना, अच्छा ये भी हो सकता है। फिर आप एंड पॉइंट अपनी डायग्नोसिस चेंज करते हैं, वो बहुत बुरा इम्पैक्ट आता है कि आप खुद ही कंफ्यूज्ड हैं। तो हमेशा अपनी जो टर्म यूज़ करें वो ब्रॉड टर्म यूज़ करें। मेरा जो पेशेंट था लॉन्ग केस में, वो टीबी वर्सेस मैल एब्जॉर्प्शन था। मैंने भी ऐसे ही बताया था कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ठीक है। सेकंड पे जो है वो जीआई लिम्फोमा, थर्ड पे मैल एब्जॉर्प्शन, सीलिएक एडिशंस। अब उन्होंने मुझसे जो क्वेश्चंस किए सेकंड एग्जामिनर ने, उन्होंने मुझसे बहुत सारे डिफरेंशियल्स पूछे और मैं उनको सिंपल जस्टिफाई करती गई। किस तरह से कि उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आप क्रॉनिक डायरिया जो है ये पेशेंट यंग पेशेंट है, ठीक है, वो ल्यूकीमिया क्यों नहीं हो सकता, आपने इसमें ल्यूकीमिया क्यों नहीं रखा। तो मैंने किस तरह से बोला कि भाई ल्यूकीमिया इसलिए नहीं रखा क्योंकि ल्यूकीमिया का पेशेंट टॉक्सिक होता है, ब्लीडिंग के साथ आता है, पेशेंट को कोई ब्लीडिंग की हिस्ट्री हो, पेशेंट को कोई हाई ग्रेड फीवर हो, पेशेंट को पिटैकी, ब्रूसिस हो, परप्यूरास हो, कोई हिस्ट्री हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मैंने ल्यूकीमिया नहीं रखा। देखिए सिंपल जस्टिफिकेशन है, इसी तरह आपने भी देनी होगी। उन्होंने मुझसे पूछा एचआईवी क्यों नहीं रखा। मैंने कहा कि भाई पेशेंट एक तो यंग फीमेल है, पेशेंट की कोई ख़ुद की हिस्ट्री नहीं है ऐसी एडिक्शंस की और सेक्सुअल, प्लस पेशेंट के घर में भी कोई हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर और आईवी ड्रग अब्यूज़र नहीं है कि चलो कॉन्टैक्ट पॉजिटिव हो। मैंने इस तरह से उसको जस्टिफाई किया। तीसरा उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई इतना कॉमन है क्रॉनिक लिवर डिजीज़, तुमने इसमें क्रॉनिक लिवर डिजीज़ क्यों नहीं रखा। मैंने कहा कि भाई इसमें क्यों नहीं रखा क्योंकि पेशेंट को कोई पेरिफेरल स्टिग्मेटा नहीं है सीएलडी के। बहुत सिंपल कि आप जब एग्जामिनेशन भी करें तब भी तो आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं ना। ये इसका जवाब मैंने से दिया। पेशेंट का उन्होंने इस तरह से मुझसे ना बहुत सारे क्वेश्चंस किए और फिर आखिर में ये कहा कि अपनी डायग्नोसिस चेंज करोगी या नहीं। तो मैंने कहा नहीं, मैं टीबी ही रखूँगी। क्यों? क्योंकि हम एक एंडेमिक एरिया में रहते हैं, ठीक है, वी ऑल आर एक्सपोज, तो इसलिए टीबी जो है ना वो किसी भी तरह से आ जाता है, ठीक है। तो टीबी जो है ना बहुत सिंपल है जस्टिफाई करना, और इस तरह से जस्टिफिकेशन आपको सीखनी होगी। अब ये जो मार्च क्लासिफिकेशन है ये सीरियस डिजीज़ की याद होनी चाहिए, ये पूछते हैं एग्ज़ाम में, और ये CMDT में नहीं है, ये मैंने आपको अप टू डेट से इसमें पिक्चर जो है वो अपलोड करी है, और ये बहुत सिंपल है, इसको याद कर लें।
अच्छा, नेक्स्ट ये है कि मैन इसको मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मैन जो है वो पहले मैन की 3 टाइप्स थी, लेकिन अब जो है वो अपडेट हो गया है, मैन की 4 टाइप्स हैं। तो इसको देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, और हमेशा अपने जहाँ ज़रूरत हो ना मैन को रखा करें। मैन अनयूजुअल नहीं है, मैन एक्सपेक्ट करता है एग्जामिनर कि आपके माइंड में होना चाहिए, जहाँ ज़रूरी हो वहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैन का चार्ट आप करंट में देखिएगा। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल अबाउट। और लॉन्ग केस आपको कैसा लगा, ठीक है, इस पर आप प्रैक्टिस करें अपने वार्ड में। अगर आप वार्ड जा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप क्रॉनिक डायरिया का पेशेंट इस तरह जैसे मैंने बताया इस तरह करके देखें, और फिर मुझे फीडबैक दें कि आपको क्लू मिला, आपको फ़ायदा हुआ, और आप पहुँचे अपनी डायग्नोसिस तक। इस तरह अप्रोच करके आप इस तरह प्रैक्टिस करें, ठीक है। एग्जामिनर जो है वो आपसे डायग्नोसिस नहीं मांगता, ठीक है। वो ये नहीं कहता कि आप डायग्नोस कर दें पेशेंट को, नहीं, आप डिफरेंशियल्स तक जाएं। कम से कम आप इतनी हिस्ट्री ले लें कि आप अपने डिफरेंशियल्स बताएं और उन डिफरेंशियल्स को डिफेंड करें, ठीक है। अगर आप एक पेशेंट वार्ड में देखते हैं और अपने एक डायग्नोसिस बनाते हैं और फिर जब फाइल देखते हैं तो उसमें डायग्नोसिस अलग होते हैं, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं हो। अक्सर मैं भी ऐसे करती थी कि भाई मेरे डिफरेंशियल्स अलग हैं और फाइल में अलग हैं। भाई फाइल की जो डायग्नोसिस है वो तो वो तो लैब पैरामीटर्स और इन सब चीज़ों के बात की है। आप उससे अपने आप को कंफ्यूज नहीं करें। आपकी डायग्नोसिस वही, डिफरेंशियल्स वही होने चाहिए जो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन की बेस पे होते हैं। वो ब्रॉड होते हैं, ठीक है, वो ब्रॉड होते हैं जो कि बाद में लैब्स के बाद चेंज भी हो सकते हैं। तो वो आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी अप्रोच क्या है, आपके जहन में ये चीज़ें हैं सारी, ठीक है। आप डिफरेंशियल्स तक पहुँचें और डिफरेंशियल्स को जस्टिफाई करें, दैट्स इट। ये नहीं कहता कोई भी कि भाई एक डायग्नोसिस बता दो, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको डिफरेंशियल्स तक पहुँचना होता है और डिफरेंशियल डायग्नोसिस बहुत सारे पूछने होते हैं। जितने भी ये बहुत सारे हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस से याद हो जाएंगे, मुश्किल नहीं है, आसान है। कि क्रॉनिक डायरिया कॉमन है और हर वार्ड में कोई ना कोई क्रॉनिक डायरिया का पेशेंट आता है। तो इस तरह प्रैक्टिस करें, फिर मुझे बताएंगे आपको इससे फ़ायदा हुआ, और अगर इसमें कुछ चेंजेस भी करनी है तो उसका भी मुझे फ़ीडबैक दीजिए, ठीक है। फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए अपने कुलीग से, अपने जूनियर से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।